जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट स्थिर वैल्यू की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में और उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं किसके बारे में। इस पहला मैं आपको बता देता हूँ स्थिर वैद्युत के बारे में। स्थिर वैद्युत क्या होता है? स्थिर वैद्युत यानी फिजिक्स की, इसकी फिजिक्स की एक क्या है, शाखा है, जहाँ पे हम लोग इसके बारे में याद रखेंगे, रुके हुए आवेशों के बारे में क्या करेंगे, ये बातें समझ में आई बाबू। यानी स्थिर वैद्युत क्या है, फिजिक्स की एक शाखा है, जहाँ पर हम लोग रुके हुए आवेशों के बारे में क्या करेंगे, और जो भी रुके हुए आवेश होते हैं किसके कारण उत्पन्न होते हैं, घर्षण के कारण। इसलिए इनको हम लोग घर्षण वैद्युत के नाम से भी क्या करते हैं, इसका नाम से जानते हैं बाबू, घर्षण वैद्युत। जैसे आप हाथ रगड़ते हैं, वहाँ पे जो ऊष्मा मिलती है सब किसके कारण उत्पन्न हो रही है, घर्षण के कारण। यहाँ पे जो आवेश उत्पन्न होंगे रुके हुए आवेश होंगे, और इस शाखा को हम क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत। इसके बारे में सबसे अधिक जानकारी किसने दिया, थेल्स। इसलिए थेल्स को हम लोग स्थिर वैद्युत का क्या बोलते हैं, जनक। एक बात समझ में, थेल्स को क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युत का क्या कहा जाता है, जनक। स्थिर वैद्युत क्या है, फिजिक्स की एक शाखा है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रुके हुए आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये आवेश जितने भी होते हैं घर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे घर्षण वैद्युत के नाम से भी जाना जाता है। थेल्स को क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युत का जनक कहा जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है, स्थिर वैद्युत किस प्रकार के, स्थिर वैद्युत में किस प्रकार के आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युत में किस प्रकार के आवेशों के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो मैंने अभी बताया। स्थिर वैद्युत में किसके बारे में, तो मैंने बताया रुके हुए आवेशों के बारे में, यानी स्थिर आवेशों के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युत में किस आवेश के बारे में, स्थिर आवेश के बारे में। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत का जनक किसे कहा जाता है। तभी मैंने आपको बताया स्थिर वैद्युत का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है बाबू, थेल्स को कहा जाता है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि स्थिर वैद्युत को और किसके नाम से जाना जाता है। तो मैंने क्वेश्चन बताया आपको कि क्वेश्चन के आधार पर स्थिर वैद्युत किस के नाम से जाना जाता है, तो मैंने बताया स्थिर वैद्युत घर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न किसके कारण, घर्षण के कारण, इसलिए स्थिर वैद्युत को किसके नाम से, घर्षण वैद्युत के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक होता है। आवेश आप लोग पढ़े होंगे आवेश के बारे में, तो इसके लिए आपको क्या रखना है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, तो आप पढ़े हैं आवेश बट्टा, पढ़े हैं आप लोग विद्युत धारा बराबर आवेश बट्टा विद्युत धारा कैसे करते हैं, आई से, आवेश को बाबू क्यू से, समय को किससे बाबू, टी से। अगर कोई पूछे कि क्यू यहाँ से निकालना है तो क्या करेंगे, क्यू बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आई इंटू में टी। आई क्या है, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है बाबू, एम्पियर, क्या होता है बाबू, एम्पियर, इंटू में टी, टी क्या है, समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड, और एम्पियर सेकंड को क्या कहा जाता है, गुना। तो दोनों में से कोई भी आएगा मात्रक आपको यहाँ याद रखना है। क्या हो सकता है, आवेश का मात्रक कूलाम या कौन, एम्पियर सेकंड। तो कौन सा आंसर होगा आपका, ए नंबर, यानी क्या होगा, कूलाम। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के पास है, आवेश का सीजीएस मात्रक। सीजीएस समझते हैं, सीजीएस का मतलब होता है सीजीएस, सी मतलब होता है वो सेंटीमीटर, क्या होता है, सेंटीमीटर, और जी मतलब क्या होता है बाबू, ग्राम, एस मतलब क्या होता है, सेकंड।
सीजीएस मात्रक आवेश का होता है ईएसयू। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। याद रखेंगे आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कूलम कितने ईएसयू के बराबर होता है। आपको याद रखना है हमेशा कि कूलम बड़ा होता है। और बड़ा होता है बाबू, कूलम बड़ा होता है किससे? ईएसयू से। यानी और याद रखना इसका आंसर होता है एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ईएसयू। याद रखेंगे एक कूलम बराबर कितना होगा? 3 × 10⁹ ईएसयू, या 1 ईएसयू बराबर होगा 1/3। नीचे आ गया 10⁹ इधर जाएगा 10⁻⁻9 कूलम। तो आप याद रखेंगे एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ईएसयू। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास? अगला क्वेश्चन है ईएसयू कितने कूलम के बराबर होता है? अभी मैंने बताया 1 ईएसयू किसके बराबर होगा? 1/3 × 10⁻9 कूलम, यानी -9 कूलम, यानी 1/3 × 10⁻⁻9। ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू? बी सही है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आवेश की विमा क्या होती है? अभी मैंने बताया बाबू आवेश क्या होता है? आवेश बराबर निकला था विद्युत धारा। क्या निकला था बाबू? विद्युत धारा इनटू क्या निकला था? समय। याद कीजिए विद्युत धारा की विमा क्या होती है? ए होती है। समय की विमा क्या होती है? टी होती है। यानी आवेश की विमा होगा टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल से संबंधित किसने नियम दिया? याद कीजिए क्या पढ़े आप लोग? स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल से संबंधित किसने नियम दिया था बाबू? कूलम ने। क्या नियम था इनका? कि 2 आवेश मान लेते हैं, एक आवेश क्यू है, एक आवेश स्मॉल क्यू है, और इनके बीच की दूरी कितनी है? r है। इनके बीच यानी 2 आवेश है, उनके बीच या तो आकर्षण बल या तो विकर्षण बल, इनके बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल से संबंधित किसने दिया था? कूलम ने नियम दिया था। इसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, F बराबर होता है 1/4πε0 Q बट्टा में r²। ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्या निकला? कूलम बल का व्यंजक होता है 1/4πε0 Q बट्टा r²। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ये सही है। इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है आपके पास विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति होती है। यानी आपको तो पता ही है कि अगर प्लस प्लस है यानी प्लस आवेश है, प्लस प्लस आवेश है या माइनस माइनस आवेश है, तो इनके बीच हमेशा कौन बल लगता है? या इनके बीच हमेशा कौन बल लगेगा? विकर्षण बल लगेगा। और अगर हमारे पास एक प्लस एक माइनस एक माइनस एक प्लस, इनके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण। यानी सजातीय आवेश। सजातीय मतलब एक ही तरह के, सजातीय मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, प्लस प्लस या माइनस माइनस होंगे तो उनके बीच कौन बल लगेगा? विकर्षण बल। और अगर एक प्लस हो जाए यानी क्या हो जाए? माइनस हो जाए, इनके बीच कौन बल लगेगा? आकर्षण। क्या कर रहा है? विपरीत प्रकृति, यानी एक प्लस या एक माइनस, इनके बीच कौन सा बल लगेगा बाबू? इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। समझ में आया? 1/4πε0 का मान कितना होता है? तो आपको मालूम है 9 × 10⁹ कितना होता है बाबू? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम²। याद रहेगा, सब कुछ आप पढ़े हुए हैं, इसलिए आप लोग गर्व मचा सकते हैं। ठीक है, निर्वात की पारगम्यता का एप्सिलॉन का मान कितना होता है? तो 8.85 × 10 के पावर कितना होता है? -12 होता है।
अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसकी एप्सिलॉन नॉट। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का पीवी सूत्र क्या होगा। चलिए यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है बाबू, यानी अभी पढ़े आप लोग, F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q बटा R स्क्वायर। हम किसका मान निकालना चाहते हैं, एप्सिलॉन नॉट का। इसको इधर इसको इधर ले लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, नीचे क्या आ जाएगा F आ जाएगा, ऊपर क्या रहेगा Q into Q बटा कितना बाबू R स्क्वायर। चलिए पहले हम इनका पीमा निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट की जो क्या हो जाएगा पीवी सूत्र होगा 1/4 पाई, अंक का कोई भी मान नहीं होता है। क्यों क्या है आवेश, आवेश का बीमा कुछ देर पहले पढ़े 80, ये भी आवेश है, आवेश का बीमा क्या हो जाएगा 80, नीचे क्या है बल, और बल की बीमा सबको मालूम है कितना होता है बाबू, बोल दीजिए M/L/T-2, और इसके बाद R है, R क्या है दूरी, दूरी का बीमा लंबाई की बीमा L कितनी बार 2 बार। चलिए आप मान निकालेंगे यहाँ से कितना आएगा बाबू, देखिए तो A कितनी बार है 2 बार, कितना हो जाएगा A स्क्वायर। T कितनी बार है 2 बार, T का पावर 2, नीचे से -2 आएगा, T का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद और क्या है बाबू M है, M ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो M के पावर कितना हो जाएगा -1। देखिए L कितनी बार 3 बार नीचे है, ऊपर जाएगा, तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा L कितनी बार 3 बार ऊपर जाएगा, L के पावर -3, यानी कितना आया M के पावर -1, L के पावर -3 से जाएगा, लिख दीजिए M के पावर -1, L के पावर -3, T के पावर 4A स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, M के पावर -1, T के पावर L के पावर -3, T के पावर 4A स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सही है बाबू, D सही। समझ में आई इतनी बात। चलिए अगला हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश से उपस्थित रहने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप लोग पढ़े होंगे। Q बराबर क्या होते हैं बाबू N into V, कितना, यहाँ पे Q क्या है, Q क्या है बाबू आवेश, क्या है आवेश, N क्या है इसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या बाबू इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है इलेक्ट्रॉन का क्या है बाबू आवेश, किसका आवेश है E क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन का क्या है आवेश। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Q के हमको निकालना क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो N बराबर हो जाएगा Q/E। कितना कूलम आवेश है 1, नीचे क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 10 के पावर -19 होता है। ठीक है बाबू, इसको लिख सकते हैं 1/1.6, पावर ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 के पावर 19 हो जाएगा। हम क्या करते हैं 1 में 1.6 से भाग आसानी से नहीं ले पाएंगे, तो हम 1 0 यहाँ पे देते, कितना हो जाएगा 10/1.6 इंटू में 10 के पावर कितना हो जाएगा 1 0 यहाँ आ गया 10 के पावर 18, और 10 में 1.6 से भाग देंगे तो ये आएगा आपको 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा आंसर आया कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 में 10 के पावर 18। कौन सा आंसर सही है 6.25 में 10 के पावर, ऑप्शन नंबर। समझ में आया। चलिए एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं 1.6 में 10 के पावर -19 कूलम। कौन सा आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है वायु का अपेक्षिक पारगम्यता। अपेक्षिक पारगम्यता को आप लोग कैसे करते हैं ईगा से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर वायु पूछे या क्या पूछेगा वो निर्वात, वायु या निर्वात, निर्वात मतलब कुछ भी नहीं हो हवा भी नहीं हो, इसके लिए ER का मान याद रखिएगा। एक अगर कोई भी अधातु पूछे, अधातु के लिए क्या होगा वो अधातु का ER जो होगा वो होता है
एक से अधिक। कितना होता है बाबू? एक से अधिक। और अगर हमारे लिए कोई भी क्या हो धातु, तो धातु का जो ER होता है वो कितना होता है बाबू? अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। समझ में आए इतनी बातें? चलिए अब बताइए वायु का अपेक्षित परावर्तन यानी अपेक्षित परावर्तन याद रखना है। एक वायु के होगा इससे अधिक होगा, यानी ये न तो एक से कम हो सकता है न ही निगेटिव हो सकता है। इसलिए वायु का अपेक्षित परावर्तन कितना होता है? एक होता है। अधातु यानी विद्युत रोधी का अपेक्षित परावर्तन कितना होता है बाबू? इसके लिए याद रखना है कितना होगा? एक से। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है धातु का। मैंने अभी बताया धातु का कितना होता है? अनंत होता है। इसे याद रखेंगे, कई बार बोर्ड में पूछा गया। अब क्वेश्चन है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी गुनी कर दिया जाए? 2 गुनी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा, यानी बीच की दूरी कितनी गुनी बढ़ा दिया जाए? 2 गुनी बढ़ा दिया। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास दिया है कि जो दूरी हो गई है यानी R का मान प्रारंभिक दूरी का कब गुना? 2 गुना हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर प्रारंभिक निकालना है। प्रारंभिक क्या होगा? इनिशियल हम लिख देते हैं। इनिशियल क्या होगा? F इनिशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा Q इंटू Q बटा कितना? R स्क्वायर होता है। यहाँ से हम फाइनल का निकालना चाहें, फाइनल कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा किसका स्क्वायर बाबू? यानी तो गुना दूरी हो गया है तो किसका हो जाएगा? 2R का स्क्वायर। यानी कितना हो जाएगा बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा Q इंटू Q, नीचे R स्क्वायर होगा लेकिन साथ साथ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब ये निकल गया 1/4 और यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q बटा R स्क्वायर। ये हम लोग का इनिशियल यानी फोर्स था, यानी कितना गुना हो रहा है? 1/4 गुना, यानी 1/4। चलिए एक बार फिर मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि 2 आवेश हैं, उनके बीच की दूरी प्रारंभ में R थी लेकिन दूरी 2 गुना बढ़ा दिया जा रहा है तो प्रारंभ में कितना बल लगेगा? 1/4 एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। जब दूरी 2 गुनी हो जा रही है तो 1/4 एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q बटा दूरी कितना गुना हो रहा है? 2 गुना, 2R का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन 0 Q को 2 के स्क्वायर कितना होता है? 4R का स्क्वायर, R स्क्वायर, यानी 4 बाहर कर दे रहे हैं। 1/4 एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q बटा ये हमारा प्रारंभिक फोर्स है, इसका कितना गुना हो रहा है? 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है। 2 बिंदु आवेशों को पहले वायु तथा फिर के परावर्तन वाले माध्यम में रखा जाता है तो लगने वाले बलों का क्या होगा? अनुपात होगा। क्या करना है? 2 बिंदु आवेशों को पहले वायु तथा फिर किसमें रखा जाता है? के परावर्तन वाले माध्यम में रखा जाता है। सबसे पहले वायु में रखेंगे। वायु में रखेंगे तो क्या होगा बाबू? वायु में यानी F यानी वायु के लिए फोर्स क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बटा इतना होगा R स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब जब इसको हम लोग किसमें रखते हैं? की परावर्तन वाले, यानी कुछ नहीं होता है 1/4 एप्सिलॉन 0 जिस परावर्तन वाला माध्यम में रखेंगे वहां पर रख देंगे के और इंटू में Q बटा कितना बाबू? R स्क्वायर। देखिए बाबू यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा और की कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और नीचे कितना बचेगा? ए, यानी की कहाँ चल जाएगा? ऊपर, यानी क्या हो जाएगा? के अनुपात 1। ऑप्शन नंबर कितना होगा? समझ में आया? एक बार फिर समझा देता हूँ। 2 बिंदु आवेशों को पहले किसमें रखा गया? वायु। तो वायु में कितना फोर्स लगेगा?
1/4 Q बटा R स्क्वायर। जब इसको की परावर्तन वाले माध्यम में रखेंगे 1/4 जिस माध्यम में रखा जाए उससे गुणा कर देंगे, यानी एप्सिलॉन नॉट इनटू K हो गया और Q बटा R स्क्वायर। इससे पूरा खत्म, इससे R स्क्वायर खत्म। नीचे देखिए वो बट्टा के नीचे अगर दो राशियां आ जाती है अंश और हर के रूप में, तो हर कहाँ चल जाएगा ऊपर, K ऊपर चलेगा, ये कहाँ रहेगा नीचे, यानी K अनुपात। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैखिक आवेश घनत्व होता है। रैखिक आवेश घनत्व के मतलब होता है वो प्रति एकांक, क्या रखेंगे, प्रति एकांक रैखिक आवेश घनत्व होता है जिसे लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है, यानी प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक क्या बाबू, लंबाई में जितना क्या रहता है, आवेश रहता है, उसी को कहा जाता है रैखिक आवेश। प्रति एकांक लंबाई में जितना क्या रहे, आवेश रहे, तो प्रति एकांक लंबाई यानी L आवेश यानी Q बटा 1 क्या बाबू, Q बटा L। समझ में आए। चलिए अगर इसका मात्रक पूछेगा, आवेश का मात्रक कूलम, लंबाई का मात्रक मीटर यानी कूलम प्रति मीटर। अब देखिए क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व क्या होता है, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व सिग्मा से, सिग्मा बराबर प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना क्या रहे, आवेश रहे, यानी सिग्मा बराबर हो जाएगा बाबू Q बटा क्षेत्रफल यानी एरिया यानी E। ऑप्शन नंबर Q बाई A ऑप्शन नंबर। अब करना आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, इसको शुरू करते हैं दो से। ये होता है प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में जितना क्या रहे, आवेश रहे, इसका क्या हो जाएगा रो बराबर हो जाएगा आवेश को Q से, आयतन को D से। चलिए अब इनका क्या हो जाएगा आंसर, Q बाई A ऑप्शन नंबर C। और याद रखें मात्रक भी कोई देता है, चलिए मात्रक इनका बता देता हूँ मैं। इसका जो मात्रक हो जाएगा बाबू यानी आयतन आवेश घनत्व का, इसका जो मात्रक होगा, इसका जो मात्रक होगा याद रखिएगा, इसका जो मात्रक होगा कितना होगा बाबू, इसका मात्रक हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम, और नीचे इसका मात्रक आ जाएगा आयतन का मात्रक लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी मीटर। ठीक है, इसका मात्रक याद रखेंगे, इसका मात्रक हो जाएगा आवेश का मात्रक कूलम और नीचे एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई यानी मीटर स्क्वायर। तीनों समझ में आया। एक बार पीछे देख लेते हैं, इसका रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश बटा लंबाई। अगर इसकी मात्रक की बात करें, आवेश का मात्रक होता है कूलम और नीचे लंबाई का मात्रक होता है मीटर। प्रति एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा, रैखिक आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश रहेगा, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व प्रति एकांक आयतन में आयतन आवेश घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है बाबू, इसको समझाते हैं पहले। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यानी समान परिमाण, ये हम लोग के पास है, कहता है बाबू समान परिमाण, यानी समान परिमाण का मतलब आवेश का मात्रा कितना है, तो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति, यानी यहाँ पे -Q यहाँ पर +Q। देखिए दोनों आवेश क्या है, Q है, यानी परिमाण समान परंतु दोनों की प्रकृति क्या है, अलग अलग है। और ये दोनों कुछ दूरी कितनी मान ली जाती है, 2L दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार बना व्यवस्था या सिस्टम क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव में समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के, समान परिमाण विपरीत प्रकृति के, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, A and B। समझ में आया। विद्युत द्विध्रुव आपको क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव कहता है कि इसे P से सूचित किया जाता है, कहता है कि किसी एक आवेश का परिमाण, यानी इसका परिमाण आवेश का परिमाण, और आवेश का परिमाण में किससे गुणा कर देंगे बाबू, इनके बीच की किससे, दूरी से। बताइए आवेश का परिमाण क्या होगा, Q और बीच की दूरी कितनी है, 2L। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर
अगला क्वेश्चन है विद्युत विध्रुव आघूर्ण की दिशा। मैंने क्वेश्चन में ही आपको दिखा दिया है, विद्युत विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की होगी, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी ऋणावेश से धनावेश। याद रखिएगा विद्युत विध्रुव कैसी राशि है, सदिश राशि। अब बताइए विद्युत विध्रुव आघूर्ण का मात्रक बताइए। मात्रक कैसे निकालेंगे? मात्रक निकालने के लिए थोड़ा सा लोग मेहनत करते हैं और आप लोग बता भी सकते हैं, सब लोग पढ़ चुके हैं। P बराबर निकला था 2QL। P बराबर, यानी इसका मात्रक क्या निकल जाएगा? इसका मात्रक निकालने बाबू तो क्या होगा? अंक का कभी मात्रक नहीं होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। और L क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। कूलाम मीटर, तो कौन सा आंसर सही होगा? कूलाम मीटर, यानी ये सही हो गया। ठीक है। और बीमा क्या होगी? आवेश की बीमा होती है। आवेश की बीमा क्या होती है बाबू? AT। और लंबाई की बीमा होती है L। क्या होती है? L। तो क्या निकल जाएगा? यानी इसको सजा के लिखे, M नहीं है, M0। L है, आंसर है। T है, आंसर है। A है, तो कौन सा? ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। डिबोई, याद रखिएगा डिबोई भी किसका मात्रक होता है? विद्युत विध्रुव आघूर्ण का इसका मान होता है 1/3 × 10 के पावर -29 कूलाम मीटर। यानी डिबोई एक छोटा मात्रक है किसका? विद्युत विध्रुव आघूर्ण का। अब कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति में कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात होता है। देखिए कूलाम बल क्या होता है? 1/4πε0 Q × Q/r²। और याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ये होता है बाबू F बराबर G m1 m2/r²। ठीक है बाबू। इस कंडीशन में यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको मालूम है। इस कंडीशन देखिए आवेश इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? 1.6 × 10 के पावर -19। और एक मिनट नीचे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखिए जो हमारे पास सबका मान आपको मालूम है, इसका किसका मान बाबू? 1/4πε0 का मान मालूम है, 9 × 10 के पावर 9 होता है। अगर हम बात करें Q का, Q या स्मॉल q का मान होता है 1.6 × 10 के पावर -19। R दोनों में समान है। G का मान होता है 6.67 × 10 to the power -11। और यहाँ पे m1 m2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, 9.11 × 10 to the power -31 की। इन सबको सॉल्व कीजिएगा तो कौन बड़ा है देख लीजिए। इसका मान बड़ा है जबकि इसका मान क्या है? छोटा है। ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। इसलिए इस कंडीशन में याद रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आएगा बाबू 4.11 × 10 to the power 42। इसको लगभग मान लिया जाता है 10 के पावर कितना मान लिया जाता है बाबू? 10 के पावर 43। ये ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया। अब ट्रिक से याद रखेंगे कूलाम बल मजबूत होता है इससे गुरुत्वाकर्षण बल से, इसलिए इसका आंसर अधिक आएगा, ऊपर ज्यादा आएगा, पावर प्लस आएगा। इसका आंसर आएगा 10 के पावर 43। बस इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए GP क्लासेस।